नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्पिडोस्पर्मिया प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जिसका कॉमन नेम क्यूबरको है। दोस्तों, ये एक फ्लावरिंग मेडिसिन है जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है, वेस्ट इंडीज़ में पाई जाती है और मैक्सिको में पाई जाती है। दोस्तों एस्पिडोस्पर्मिया हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एस्पिडोस्पर्मिया हमारे शरीर पे असर कहाँ पर करती है और क्या करती है। उसके बाद मैं आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स मतलब लक्षण बताऊंगा कि आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण होंगे तो आपको एस्पिडोस्पर्मिया लेना चाहिए। लास्ट में दोस्तों मैं डिसीज़ बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारी में आपको एस्पिडोस्पर्मिया लेना चाहिए और किस पोटेंसी में आपको एस्पिडोस्पर्मिया लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन कि हमारे शरीर में असर कहाँ पर करती है। तो एस्पिडोस्पर्मिया को डिजिटेलिस ऑफ द लंग्स भी बोलते हैं। ये हमारे फेफड़े में असर करती है और हमारे ब्रेन में असर करती है। फेफड़े में असर करके जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो अंदर जमा होता है फेफड़े में बहुत सारी चीज़ें, म्यूकस, और जो आप सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उसका जो तार जमा हुआ रहता है तो उसको ये साफ़ करती है। और साथ ही साथ ये ब्रेन में असर करती है, हमारे दिमाग में असर करती है। तो हमारे दिमाग में अलग अलग सेंटर होते हैं जहाँ से हमारा शरीर कंट्रोल होता है। तो वहीं पर एक रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है जहाँ से हमारा श्वसन तंत्र कंट्रोल होता है और इस रेस्पिरेटरी सेंटर में जाके स्टिमुलेट करा देती है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है। अगर अच्छे से काम नहीं करता तो काम करने लगता है। दोस्तों, अगर हमारे फेफड़े अच्छे से काम नहीं करते हैं, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं ले पाते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। दोस्तों इसको भी ये ठीक करता है। हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको ये ठीक करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो अधिकता हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये निकालता है। दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ, लक्षण की तरफ। दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा की सिम्टम ये है कि एस्पिडोस्पर्मिया का जो पेशेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता है और सांस जो है वो तेज़ी से लेता है। अगर मान लीजिए कोई एस्पिडोस्पर्मिया का पेशेंट चल रहा है, उसके बाद बैठेगा तो सांस बहुत तेज़ी से लेगा, इस टाइप की सांस वो लेगा क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है जिसको पूर्ति करने के लिए उसका लंग्स जो है वो तेज़ी से काम करेगा और ऑक्सीजन की पूर्ति करेगा दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा है उसको निकालेगा। तो सांस जो है वो बहुत तेज़ी से लेते हैं पेशेंट एस्पिडोस्पर्मिया के। जब वो कभी चलते हैं या दौड़ते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है तो वो बहुत तेज़ी से सांस लेने लगते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ी से वो सांस लेने लगते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ कि एस्पिडोस्पर्मिया का पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम भी रहती है। तो अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ आपको सांस लेने में तकलीफ़ है तो एस्पिडोस्पर्मिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगर आपके पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में स्टेनोसिस हो जाए, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है वो थोड़ी सी दब जाए, जितनी उनकी बीच का डायमीटर होना चाहिए उससे वो कम हो जाए और ऐसे चिपक जाए जिसके कारण आपका जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से लंग्स में ना जा पाए और वहाँ से प्रॉपर तरीके से लंग्स से हार्ट में ना आ पाए, तो क्या होता है हमारे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इस कंडीशन में भी एस्पिडोस्पर्मिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। किसी तरह का थक्का अगर पल्मोनरी आर्टरी में जम जाता है तो एस्पिडोस्पर्मिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कभी कभी हार्ट के कारण, हमारे दिल के कारण अस्थमा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिसको हम कार्डियक अस्थमा बोलते हैं। तो जब हमारा दिल थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और हमारी उम्र जो है वो 60 से ज़्यादा हो जाती है तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस हमारी तेज़ चलती है, सीटी जैसी आवाज़ भी आती है और कभी कभी बिल्कुल ही सांस नहीं ले पाते हम।
वो हार्ट के कारण होता है और इस कंडीशन में भी एस्पिडोस्पर्मिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है और क्रॉनिक अस्थमा की प्रॉब्लम है और सांस लेने में आपको दिक्कत होती है तो एस्पिडोस्पर्मिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अलग अलग तरह के अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मिया दोस्तों ये थे लक्षण एस्पिडोस्पर्मा के। दोस्तों अब चलते हैं कि हमें कौन कौन सी बीमारी में एस्पिडोस्पर्मा लेना चाहिए और किस पोटेंसी में एस्पिडोस्पर्मा लेना चाहिए। दोस्तों हमें एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर में लेना चाहिए तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर में ही सभी बीमारियों में यूज़ करना चाहिए दोस्तों जैसे आप जान ही गए होंगे, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, बार बार तेज़ी से सांस चल रही हो, अगर आप थोड़ा सा चल लेते हैं और आपकी सांस तेज़ी से चलने लगती है, आपको तेज़ी से सांस लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा। और एस्पिडोस्पर्मा को आपको मदर टिंचर में आधे कप गुनगुने पानी में, ध्यान से याद रखिए, आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद डालना है और उसको पीना है एक बार सुबह और फिर वही आधा कप गुनगुना पानी लीजिएगा दोपहर में, 20 बूंद डालिएगा, फिर उसको दोपहर में पीजिए और ऐसा ही एक बार रात में करिए दोस्तों। तो अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, तो आप एस्पिडोस्पर्मिया मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए दोस्तों। अगर आपको COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ की प्रॉब्लम है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए और ये मेडिसिन कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन में स्टेनोसिस होती है या वहाँ पर थक्का जम जाता है खून का, तो एस्पिडोस्पर्मिया मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए लगभग 3 महीने तक दोस्तों। अगर आपके शरीर में यूरिया की मात्रा और क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो एस्पिडोस्पर्मिया मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए 1 महीने तक दोस्तों। अगर आपको कार्डियक अस्थमा है, मतलब आपका दिल कमज़ोर है और दिल कमज़ोर होने के कारण आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है और उसके कारण आपकी सांस जो है वो तेज़ी से चल रही है, तो एस्पिडोस्पर्मिया मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए लगभग 3 महीने से लेकर 6 महीने तक दोस्तों एस्पिडोस्पर्मिया लंग्स के लिए, हमारे फेफड़े के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाता है तो एस्पिडोस्पर्मिया ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा कोई पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन की कमी रहती है हमेशा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो उसे एस्पिडोस्पर्मिया ज़रूर देखें। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो आप एस्पिडोस्पर्मिया ज़रूर लेके देखें दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं दोस्तों। नीचे एक शेयर की बटन दी गई है तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अपने शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन को कैसे इम्प्रूव करें। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है और ऐसा कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिसका प्रयोग करके हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों आजकल जो कोविड की सिचुएशन हो गई है उसमें सबसे बड़ा परेशानी का कारण हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लोगों को सिम्टम्स कम है लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन
कम होने की वजह से उनको हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है। और इस समय ऑक्सीजन की जो कंडीशन हो गई, ना हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन अवेलेबल है और ना ही बेड अवेलेबल है, जिसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इस चीज़ के लिए मेरे व्यूवर्स मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसी दवा है जिससे के प्रयोग से आप शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन को अच्छा रख सकते हैं, कौन सी होम रेमेडीज़ को ट्राई कर सकते हैं जो ऑक्सीजन सैचुरेशन को अच्छा करता है, और ऐसी कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें आपको घर में बिल्कुल नहीं बैठना है और इमीडिएटली हॉस्पिटल के लिए निकलना है। दोस्तों तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको कोई लक्षण नहीं आ रहा है, तो उनको सिर्फ होम आइसोलेशन की ज़रूरत है। वो अपने आप को लाइक इंडोर करके आइसोलेट करके रखे और अपने ऑक्सीजन टेम्परेचर को चेक करते रहे, उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है और वो पैनिक भी ना हो इस परिस्थिति में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़े से सिम्टम्स डेवलप शुरू होने हो गए हैं और वो इस पैनिक सिचुएशन में हॉस्पिटल भागने लग रहे हैं, और हॉस्पिटल भागने के कारण आजकल इतने ज़्यादा मैसिव पेशेंट्स हैं कि लोगों को हॉस्पिटल में बेड ना ही ऑक्सीजन कुछ भी मिल नहीं पा रहा है, और ये कंडीशन लोगों के लिए डे बाय डे बहुत वर्स्ट होती जा रही है। दोस्तों पहले ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम है, अपना कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन रखिए अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन और टेम्परेचर के ऊपर। अगर आपका 95% से ऊपर है, लाइक 95 से ऊपर, लाइक 96-97 पे है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन के अंदर आप एकदम ठीक हो जाएंगे। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से कम होता जा रहा है, लाइक 92-93 पहुंच गया है, तो उस सिचुएशन में आप जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ उसका प्रयोग घर में रह के ही करें। पहली बात तो इमरजेंसी में आप भागे नहीं, भागने से आपके शरीर में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती, और सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कहीं पर भी इधर उधर भागे नहीं, पैनिक बिल्कुल मत हो, आप इन चीज़ों को करें, धीरे धीरे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे जा रहा है, लाइक 85-84 पहुंच रहा है, तो उस परिस्थिति में आप ज़रूर हॉस्पिटल की तरफ अप्रोच करें। उस समय बैठ के आप प्लीज़ घर में एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करें। अब मैं बताती हूँ आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, पहले होम्योपैथिक की, उसके बाद हम बात करेंगे होम रेमेडीज़ के बारे में। होम्योपैथिक में दोस्तों कार्बोवेज 200 पोटेंसी एक बहुत ही अच्छी दवा मानी गई है होम्योपैथी में, जो आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में, इवन ये दवा डॉक्टर हैनीमैन बोलते हैं कि अगर कोई मरणासन्न इंसान होता है उसको भी अगर हर 1 घंटे पे रिपीट की जाती है, तो बहुत बार ऐसा है कि वो इस परिस्थिति से भी रिकवर होकर बाहर आ जाता है। तो अगर आपके घर में जो भी इंसान है जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो रहा हो, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ रहे हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, बहुत ज़्यादा आप फील करो कि एकदम वो डिब्लेट हो गया हो, कमज़ोर महसूस कर रहा हो, इमीडिएटली आप कार्बोवेज की 200 पोटेंसी को देना शुरू कर दें। अगर बहुत सीवियर कंडीशन है, आप हर 1 घंटे पे पेशेंट को कार्बोवेज 200 दे सकते हैं, जब तक उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बेटर ना हो जाए, या जब तक वो पेशेंट थोड़ा सा रिकवर फील ना होने लगे। जैसे वो रिकवर फील होने लगे, आप इसको 2 बार दिन में सुबह और शाम पे शिफ्ट कर सकते हैं। जिन पेशेंट में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है लेकिन वो स्टेबलाइज हैं, उनको दिक्कत नहीं लग रही है, वो लोग कार्बोवेज की 200 पोटेंसी को सुबह 2 बूंद, शाम में 2 बूंद ज़बान के ऊपर लेना शुरू करें। धीरे 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 वो उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन को स्टेबलाइज करने में मदद करेगा। तो एक ये दवा आप अपने घर में बनवा के रख लें। किसी को भी माइल्ड ऑक्सीजन डेफिशिएंसी फील हो रही है वो भी लेना शुरू कर सकता है, और किसी को सीवियरिटी है तो जैसे मैंने अर्ली देने को बोला वैसे उसको देना शुरू कर दें। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों एस्पिडोस्पर्मा, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी बहुत पहले ही। ये एक ऐसी दवा है दोस्तों जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्टिव रखने में मदद करती है। जो हमारा चेस्ट है उसमें जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं उनमें जब प्रॉब्लम होने लगती है, जब हमारी बॉडी प्रॉपरली, क्योंकि कोविड से पेशेंट में निमोनिया डेवलप होता है, निमोनिया में जो आपके एल्वियोलाइज हैं उनमें सूजन आ जाती है, हार्डनेस आने लग जाती है लंग्स में, तो प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर पाता। जब एक्सपेंड नहीं कर पाता तो ऑक्सीजन अच्छे से भरती नहीं है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो एस्पिडोस्पर्मा हमारे
लंग्स में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं उनको एक्टिवेट करके रखता है, ऑक्सीजन भरने में मदद करता है, जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसको कम करता है, चेस्ट कंजेशन को कम करने में मदद करता है, सांस फूलने को कम करता है। ये बहुत सारे एरिया में आप ये समझ लें चेस्ट संबंधित या रेस्पिरेटरी संबंधित ऑलमोस्ट हर परेशानी में एस्पेडोस्पर्मा मदर टिंचर फॉर्म में आपको प्रयोग करनी है। बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियरली कंजेशन फील कर रहा है चेस्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा उसको सांस फूल रही है, तो 10 बूंद आप हर 2-2 घंटे पे 1/4 कप पानी में डाल के देना शुरू करें। जैसे कंडीशन स्टेबलाइज हो जाए तो 10 बूंद आप 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत में जब बहुत सीवियर है तो 2-2 घंटे पे प्रयोग करें, जब कंडीशन बेटर हो जाए तो आप दिन में 3 बार पे शिफ्ट कर जाएं। नॉर्मल जो लोग कोविड पेशेंट हैं लेकिन कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 के आसपास ही है, 93, 94, 95 अराउंड है, तो उस मैं इंग्लिश में बोल दे रही हूँ, कुछ मेरे व्यूवर जो हिंदी वर्ड्स नहीं समझ पाते हैं वो समझ लें। आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 95 से के अराउंड आ रहा है, 93, 94, 95 अराउंड, तो आपको जो एस्पेडोस्पर्मा दिन में 3 बार ही लेनी है, 3 टाइम्स इन अ डे, 1/4 कप ऑफ वाटर में डाल के 10 बूंद लेनी है। तो ये 2 मेडिसिन दोस्तों आपको कंटिन्यू रखनी है। अब हम शिफ्ट होते हैं आपके होम रेमेडीज़ के ऊपर कि कौन सी ऐसी चीज़ आप करें जिससे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा होना शुरू हो जाए। सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एंड अनुलोम विलोम, ये 3 एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। आपको शुरुआत में हो सकता है डिस्कम्फर्ट लगे क्योंकि लंग्स में इतनी अभी सूजन है, लेकिन आप जब इसको करेंगे आपके लंग्स के फूलने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन धीरे धीरे अच्छा होना शुरू होगा। तो अनुलोम विलोम, प्राणायाम एंड डीप ब्रीदिंग, ये तीनों एक्सरसाइज आप नियमित रूप से लगभग 10 से 15 मिनट सुबह में, 10 से 15 मिनट शाम में करें। और आपको स्टीम इन्हेलेशन करना है दोस्तों, स्टीम लेना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। स्टीम ऑक्सीजन की तरह से ही आप समझ लें काम करता है। अगर आप स्टीम ले रहे हैं, स्टीम में अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको कुछ भी मेडिसिन नहीं मिल पा रही हैं स्टीम में डालने के लिए, तो आप सादे पानी से भाप लें, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको बहुत अच्छा प्रयोग करने में रिजल्ट देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जगह फंसे हैं जो अकेले हैं, उनको कोई दवा ला के देने वाला नहीं है या वो जाके बाहर ले नहीं सकते, वो कोविड पेशेंट है, तो आप सादे पानी से भाप लेना शुरू कर दें। हर 2 घंटे पे आप सादे पानी से स्टीम लें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव करने में। और अगर आप घर पे हैं, आपको जो स्पाइसेस हैं जो घर की वो अवेलेबल मिल रही हैं, तो आप उनको डाल के प्रयोग करें, वो आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या चीज़ें डालनी हैं आपको स्टीमिंग में? एक है दोस्तों लगभग आधी से 1 चम्मच अजवाइन, नंबर 2 आधी चम्मच हल्दी या टर्मरिक, नंबर 3 आपको आधी चम्मच सिनामिन पाउडर यानी कि जो दालचीनी का पाउडर आपको डालना है। इन तीनों को आप अपने स्टीमर वाले बॉक्स पॉट में डाल दें पानी के साथ। वो जब स्टीम होने लग जाए, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है कोई बात नहीं, आप भगोने में इसको डाल दें, उसको अच्छे से उबालें और उसका स्टीम इन्हेलेशन लें। हर 2 घंटे पे आप इसका स्टीम इन्हेलेशन करें, क्योंकि ये तीनों ही जो स्पाइसेस हैं इनमें बहुत ही अच्छी दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे अंदर इन्फेक्शन है उसको वो ठीक करने में, सूजन को कम करने, क्योंकि लंग्स हमारा अंदर से अभी स्वेल है, उसमें सूजन है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो वो उसको कम करने में मदद करेगी, जिससे हमारा लंग्स प्रॉपरली एक्सपेंड हो पाएगा और हम ऑक्सीजन को अपने शरीर में ज़्यादा मात्रा में पा सकेंगे। तो ये स्टीम इन्हेलेशन बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहती है। आपको इसको हर 2 घंटे पे यूज़ करना है। इवन माइल्ड सिम्टम है उसमें भी आप इसका प्रयोग करें। अगर सीवियर सिम्टम है और आप घर पे ही हैं तो भी इसका नियमित प्रयोग करें। ये आपको बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देंगी ऑक्सीजन सैचुरेशन में। इन 3 चीज़ों को दवाएं और ये ऑक्सीजन, इसका स्टीमिंग, इसका आप प्रयोग करें। डेफिनेटली दोस्तों आपकी कंडीशन बहुत जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगी। और प्लीज़ पैनिक नहीं करें इस सिचुएशन में, क्योंकि आप जैसे ऐसे पैनिक होंगे आपकी बॉडी का जो इम्यून है वो कमज़ोर होगा और आपके ऊपर वायरस और हावी होता जाएगा। तो आप बिल्कुल घबराएं मत। मोर्टेलिटी रेट बस 1 से 1.5% है, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो भी कोविड पेशेंट हैं, आप प्लीज़ पॉजिटिविटी बना के रखें। ईश्वर जल्द ही आपको सुरक्षित और स्वस्थ करेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए ही इतना ही।
है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों इस वीडियो को। अभी अपने देश की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी इस कंडीशन से लाभान्वित हो सकें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है स्पाइडोस्पर्मा और ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा बिक रही है, यहाँ तक कि सभी जगह से ख़त्म हो गई है। इवन मेरे क्लिनिक से भी मेडिसिन ख़त्म हो गई है। आज में इसको बहुत सारे पेशेंट ले गए और ये मेडिसिन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप इसको ऑनलाइन सर्च करेंगे तब भी नहीं मिल रही है और आसपास कहीं नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन लोगों को ज़रूरत है केवल वो ही ये मेडिसिन यूज़ करें, एक्स्ट्रा में कोई लोग यूज़ ना करें। कुछ पेशेंट जो इसको खांसी में भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको खांसी में इस्तेमाल नहीं करना है। एक सबसे बड़ी गलतफहमी मैं आपको दूर कर देता हूँ, इसका नाम है स्पाइडोस्पर्मा Q20 नहीं है, 20 इसके आगे नहीं लगाना है आपको। बहुत सारे मैंने व्हाट्सएप पे अपने मैसेज देखे कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन किस काम में आ रही है, क्या आपके पास है या नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया मुझे। तो इसका नाम है स्पाइडोस्पर्मा Q20 नहीं है, इसका नाम है स्पाइडोस्पर्मा मदर टिंचर है और इसका पूरा नाम है स्पाइडोस्पर्मा क्यूब्रैचो है। और ये एक मदर टिंचर है होम्योपैथिक का और ये नया नहीं आया है, ये बहुत पुरानी मेडिसिन है होम्योपैथिक की। और इसको जनरली यूज़ किया जाता है अस्थमा वाली कंडीशन में। मेन चीज़ आती है कि इसको आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको यूज़ किया जाता है अस्थमा बोलते हैं जिसको, दमा होता है, उस वाली कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो दमा में क्या होता है कि पेशेंट को इंस्पिरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है। तो ये मेडिसिन बहुत यूज़फुल है इस समय वाली कंडीशन के लिए जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कुछ पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट काम कर रही है। कुछ वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे भी होंगे कि कुछ देर बाद जो है पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसा इस मेडिसिन से हो सकता है, सभी के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर 100 पेशेंट बीमार हैं, 100 में से 100 को दी जाए, अगर उनकी ऑक्सीजन हटा दी जाए तो 100 में से 100 के साथ ऐसा नहीं होगा। कुछ पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बट अगर ऑक्सीजन खत्म है, कुछ ना होने से अच्छा तो ये मेडिसिन अगर आपको मिल जाती है अब, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन ये मिल नहीं पा रही है। तो अस्थमा वाली कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी बॉडी को, इसको लेने से क्या होगा, इसको लेने से हमारी बॉडी की ऑक्सीजन बढ़ेगी, हमारी बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलेगी। हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, जो कि एक तरह से आप मान सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, उसको रिमूव करती है हमारी बॉडी से, उसको एक्सक्रीट करती है। ठीक है, पहला फंक्शन इसका ही है। सेकंड, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ये इसको स्टिमुलेट करती है और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है। अगला इसी के अंदर आता है, अगर हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं या किसी और ब्रांच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, स्टेनोसिस हो जाती है, फिर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, कुल मिला के फेफड़ों के अंदर कोई रुकावट हो जाती है, तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो मेडिसिन है इसका केवल यही एक्शन है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ये स्टिमुलेट करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करती है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। ठीक है, और कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे कि पेशेंट की 90 थी और कुछ समय लेने के बाद जो है 95 प्लस हो गई है, 98 हो गई है। तो ऐसा इस मेडिसिन से हो सकता है। पेशेंट को जो वांट ऑफ ब्रीथ होती है कि उसको बहुत ज़्यादा जरूरत होती है कि वो सांस लेता रहे, खींच खींच के सांस लेता रहे, जैसे कि कोरोना में ये सिम्टम पेशेंट के अंदर जनरली आ रहा है जिनको कोरोना पॉजिटिव है और उनके अंदर जो वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, उनके जो सिस्टम ख़राब होने लगे हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अरेंज कर सकते हैं। देखा जाए तो मेडिसिन पता नहीं मार्केट से बिल्कुल गायब हो गई, पता नहीं किसने क्या किया, क्योंकि जनरली लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि कोई एक मेडिसिन देख लेते तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। हाल फिलहाल में जो मार्केट से पैरासीटामोल भी गायब हो गई है, सैनिटाइज़र भी गायब हो गए हैं और जो मास्क भी गायब हो गए हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आपको इसकी ज़रूरत है, आपके घर में कोई ऐसी समस्या है तो ही आप इसको यूज़ कीजिए। आपने अगर स्टॉक करके रखी हुई हैं तो आप जिन लोगों को ज़रूरत है तो आप उन लोगों को सही रेट पे ही प्रोवाइड कीजिए। ऐसा नहीं करना कि आप इसको ब्लैक करके बेचना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी डोज की कि आप इसको किस तरीके से लेंगे। तो जो सामने पेशेंट है वो इमरजेंसी वाला पेशेंट है, उसको आप इसको 15-20 मिनट और आधे घंटे के गैप से भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है उसकी क्या कंडीशन है। आपने इसकी 15 से 20 बूंदें लेनी है, 2-3 चम्मच पानी में आप ले लीजिए, ताज़े पानी में ले लीजिए। पेशेंट को अगर खांसी है तो इसको आप गुनगुने पानी में ले लीजिए। ठीक है, इसके आपने 15 से 20 बूंदें डालनी है और ये आपको 3 बार देनी है रिपीट कर करके। जैसे आपने 15 मिनट दे दी, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, इस तरीके से आपको देनी है। पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है और इतनी कोई परेशानी नहीं है, केवल थोड़ा सा ही उसका ऑक्सीजन लेवल घटा हुआ है।
तो आप इस मेडिसिन को दिन में 3 से 4 बार भी दे सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। इस तरीके से आप ये मेडिसिन, ठीक है, दीजिए पेशेंट को। इमरजेंसी वाली कंडीशन में आप उसको जरूर रिपीट करके दीजिए, ठीक है। इसके साथ में आपकी और भी कोई मेडिसिन चल रही है, एलोपैथिक चल रही है, आप दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। मेडिसिन लेने के 20 मिनट पहले और लगभग 20-25 मिनट बाद तक पेशेंट को कुछ नहीं खिलाना पिलाना है, ठीक है। और चिंता पेशेंट को नहीं करनी, इतनी ज़्यादा चिंता वो करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर से ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो खुद घट जाती है, तो पेशेंट को चिंता नहीं करनी है। आप ये मेडिसिन लेके दे सकते हैं और कुछ पेशेंट्स में काफ़ी हेल्पफुल रही है, ठीक है। ये तो मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दिए। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दवा, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा के बारे में। जो एस्पिडोस्पर्मा है प्लांट किंगडम से आती है और इस फैमिली का नाम है एपोसाइनेसी। एस्पिडोस्पर्मा को क्वेरबैको भी बोला जाता है और इसकी 2 वैरायटीज़ होती हैं। एक वैरायटी का नाम है क्वेरबैको ब्लैंको और दूसरी वैरायटी का नाम है क्वेरबैको कोलोराडो। जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है इसकी क्वेरबैको ब्लैंको टाइप से बनाई जाती है। इसको ब्राज़ीलियन फीवर रेमेडी भी बोला जाता है क्योंकि ब्राज़ील में इसको फीवर को डाउन करने के लिए बहुत समय से यूज़ किया जाता रहा है। फ्रेंड्स, इसको होम्योपैथी में डिजिटालिस ऑफ लंग्स बोला जाता है। डिजिटालिस ऑफ लंग्स मतलब जैसे हम जानते हैं कि जो डिजिटालिस होता है वो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक फेमस दवा है, फेमस औषधि है, इंस्टेंट काम करने वाली औषधि है। इसी तरह से ये लंग्स पे काम करती है और बहुत ही अच्छा असर दिखाती है। अगर हम बात करें इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की, तो इसका जो मेन एक्शन होता है वो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स और आपके लंग्स यानी फेफड़ों पर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से कंडीशंस में ये मेडिसिन काम करती है और किस इमरजेंसी कंडीशन से आपको ये बचा सकती है। सबसे पहले ये काम करती है आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स पर। अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, SpO2 लेवल्स आपके डाउन हो रहे हैं, उस कंडीशन में ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करती है और ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड बढ़ाती है। जैसे कि अगर आपका SpO2 बहुत डाउन हो रहा है, SpO2 हमेशा आपका 95 से अबव होना चाहिए। अगर आपने देखा कि आजकल कोविड की कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि SpO2 लोगों का डाउन हो रहा है, तो अगर आपका SpO2 95 से ऊपर रहता है देन इट्स ओके, बट अगर आपका SpO2 डाउन होने लगता है तो इमीडिएटली इस मेडिसिन को लेने से आपका SpO2 इमीडिएट इंक्रीज़ होता है। तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी दवा है। इसके अलावा अगर आपके फेफड़ों की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी हार्डनिंग हो जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में पल्मोनरी स्टेनोसिस बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत काम की है। उसमें ये स्टेनोसिस को ख़त्म करके, क्योंकि अगर स्टेनोसिस हो जाएगा तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई अफेक्टेड हो जाएगी, तो स्टेनोसिस को ख़त्म करके वहाँ पर नॉर्मल ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है फ्रेंड्स, एम्फाइसीमा। अगर हम बात करें एम्फाइसीमा क्या होता है, तो एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं, मतलब छोटे छोटे से बबल्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, खून आता है हार्ट से, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एयर होता है, तो वहाँ पर जो एल्वियोलाई होते हैं वो छोटे छोटे से शेप्स में होते हैं। एम्फाइसीमा की कंडीशन में क्या होता है कि जो छोटे छोटे से एल्वियोलाई होते हैं उनकी वॉल्स जो है बीच से ख़त्म होने लगती हैं और जो छोटे छोटे से होते हैं वो बिग साइज़ के बन जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके पास कोई चीज़ है छोटी छोटी है और एकदम से बड़ी साइज़ की हो गई तो ऑब्वियसली उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा अच्छी तरह से ऑक्सीडेशन हो पाता है। एम्फाइसीमा के केस में सरफेस एरिया कम हो जाता है और सही से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो उन केसेस में जब एम्फाइसीमा के कारण आपको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या छोटी छोटी सी सांस आ रही है, दम घुटने जैसा लगता है, तो ऐसे कंडीशन में भी एस्पिडोस्पर्मा बहुत उपयोगी दवा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो कार्डियक एस्थमा होता है जिसमें कि आपको सांस लेने की तकलीफ़ में जो लंग्स है उसकी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प्रॉब्लम हार्ट में है, उन केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो कार्डियक एस्थमा के केस में भी एस्पिडोस्पर्मा बहुत अच्छी तरह से उपयोग की जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा यूज़ किया जाता रहा है पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस के लिए। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स जमा हो गए हैं और क्लॉट्स को हटाने के लिए ये मेडिसिन उपयोग की जाती रही है।
इसके अलावा जिन लोगों को दम घुटता है, दमा की कंडीशन है, जिनको पंप लेने पड़ते हैं, पंप को छुड़ाने के लिए भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये इमीडिएट आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करती है, ऑक्सीडेशन बढ़ाती है, और जो आपकी जो दम घुटने जैसी कंडीशन होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, उन कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा आराम देती है। इसके अलावा अगर आपको यूरिमिक डिस्निया है, मतलब आपके ब्लड में अगर यूरिया बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में भी ये दवा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो फ्रेंड, जो एस्पिडोस्पर्मा होती है, भले से इसका जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन रेस्पिरेटरी सेंटर्स और फेफड़े यानी लंग्स रहता है, लेकिन कुछ और पॉइंट्स है जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। जैसे कोल्ड एंड कफ के कंडीशन में, जब सर्दी ज़ुकाम के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रेथलेसनेस की शिकायत हो रही है, वहाँ पर भी ये उपयोगी दवा हो जाती है। इसके अलावा ये सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए भी उपयोगी है। अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तब इस मेडिसिन को सेक्सुअल पावर्स को इम्प्रूव करने के लिए भी दिया जाता है, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो। इसके अलावा फीमेल्स के केसेस में, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के केसेस में इस मेडिसिन को लेने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर एस्पिडोस्पर्मा का उपयोग किया जाता है, वो है वांट ऑफ ब्रेथ आफ्टर एक्सरसाइज। कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा भी एक्सर्शन करने के बाद दम घुटने लगता है, जैसे थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ लिया, थोड़ा सा काम कर लिया, कोई मेहनत वाला काम कर लिया, तो दम घुटने से लगता है। तो उन कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो हर एक इंसान जिसको किसी भी तरह की रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, दमा रहता है, चाहे वो नॉर्मल दमा हो, चाहे वो कार्डियक एस्थमा हो, उन सभी कंडीशन में इस मेडिसिन को उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें करंट सिचुएशन, अगर कोविड-19 की सिचुएशन की बात करें, तो इसमें भी जब तक आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तब तक आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा असर मिलेगा, बहुत इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। बात करते हैं कि इसको लेने का कैसा तरीका होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एस्पिडोस्पर्मा को लेने के लिए इसका 3x पोटेंसी और मदर टिंचर फॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो अगर आपको इमीडिएट कोई प्रॉब्लम हो, रेगुलर टर्म में अगर आप ले रहे हैं, तो उसको आप 3x पोटेंसी में ले सकते हैं। 2 महीना 3 महीना लगातार इसको लिया जा सकता है। लेकिन अगर एक्यूट कंडीशन हो रही है, तुरंत पेशेंट को चाहिए, चेहरा नीला पड़ रहा है, सांस नहीं आ पा रही है, छोटे छोटे से सांस आ रही है, या तकलीफ़ के साथ सांस आ रही है, तो उन सभी फॉर्म्स में आप इसको मदर टिंचर फॉर्म में लें। तो इसको कंबाइन कर सकते हैं 2 मेडिसिन के साथ में। अगर पैनिक के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट घबरा भी गया है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है, तब आप इसको एकोनाइट के साथ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको अकेले भी ले सकते हैं। तो एस्पिडोस्पर्मा के मदर टिंचर फॉर्म को लेना है, थोड़े से गुनगुने पानी को लेना है, उसमें 10 बूंदें इसकी डालनी है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक रुक करके इसको पीना है। तो 2 से 4 मिनट के अंदर इसको पूरा ख़त्म करना है, और उसके बाद फिर अगली डोज़ लेनी है, फिर तीसरी डोज़ लेनी है। मतलब दिन में 3 बार आपको इसको थोड़े से पानी में डालकर लेना है। अगर हम बात करें बच्चों की, तो ये प्लांट से बनी हुई मेडिसिन है और बच्चों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन आप कोशिश करें कि जब बच्चों को आप इस दवा को दे रहे हैं, तो ज़रूर किसी डॉक्टर से मिलने के बाद ही लें। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है या जो बच्चों को फीड कर रही हैं, उनके लिए भी ये दवा पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन फिर भी किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही दवाई लें। इसके अलावा जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, वो इस मेडिसिन को बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के ले सकते हैं। किसी भी तरह की उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, आपका SpO2 डाउन हो रहा है, तो उन कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। आप इस मेडिसिन को लेने से पहले अपना SpO2 चेक कर सकते हैं। अगर नॉर्मल से कम है तो उसको तुरंत आप थोड़े से पानी में डालकर 10 बूंदे इसकी ले सकते हैं। उसके बाद फिर से आप इमीडिएट अपना SpO2 चेक कर सकते हैं, और इमीडिएट आपके SpO2 यानी ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड आपको फ़र्क दिखेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एस्पिडोस्पर्मा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। एक प्लांट किंगडम से आने वाली बहुत ही सेफ और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन इस मेडिसिन के बारे में मैंने जो आपसे शेयर किया आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। और इस समय ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम पूरी इंडिया में परेशान कर रही है। तो आप इस वीडियो को अपने लव्ड वन के साथ, अपनी फैमिली, अपने नोन्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। आज हमने चर्चा करनी है उस दवाई पे जिसे क्लेम किया जा रहा है कि वो ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने का काम कर रही है और बहुत ज़्यादा डिमांड में वो अचानक से आ गई है। बहुत ज़्यादा एकदम से क्लेम किया जा रहा है कि ये क्रिटिकल केसेस में भी ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने का काम कर रही है। आज हमने चर्चा करनी है एस्पिडोस्पर्मा टिंचर पे। यह होम्योपैथिक टिंचर यूज़ किया जाता है उन केसेस में जहाँ पे पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा हो, जहाँ ऑक्सीजन की कमी आ रही हो बॉडी के अंदर, या फिर पेशेंट सांस ना ले पा रहा हो। उन सब केसेस में एस्पिडोस्पर्मा टिंचर दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेटर है और ये रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है, जिसमें कहा गया है कि ये ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है और कार्बोनिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करता है। ये जो टिंचर है ये होम्योपैथी का बहुत ही पुराना टिंचर है और ये अचानक से इतना डिमांड में इसलिए आया है क्योंकि अचानक से जो क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, जो पैनिक क्रिएट हो रखा है कोविड की वजह से, उसमें ये काम आ सके। देखिए, आज मैं आपको इस पे बताना चाहूँगी कि एस्पिडोस्पर्मा टिंचर जो है अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सब केसेस में वो सूटेबल नहीं होगा। ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि किन किन केसेस में ये इफेक्टिव रह सकता है और किन किन केसेस में ये आपको नहीं लेना चाहिए, या फिर आपको अंडरटेकिंग एक डॉक्टर का लेना पड़ेगा, या फिर आपको ऑक्सीजन सप्लाई देनी ही पड़ेगी। तो जो एस्पिडोस्पर्मा टिंचर है, अगर आपके सिम्टम्स आ रहे हैं कि आप माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में हैं और आपको माइल्ड निमोनिया है और आपको जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है यानी SpO2 अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, अगर वो आपका 94 से माइल्डली डिक्रीज हुआ है, तब आप एस्पिडोस्पर्मा को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन चला गया है, अगर आपका 70s में है या 80s के अंदर है, तो आप कृपया करके अपने डॉक्टर की अंडरटेकिंग में ही या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आप एस्पिडोस्पर्मा टिंचर को लीजिए। आपने ऐसे रिपीटेड जो वायरल पोस्ट हो रही है उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मेडिसिन औरों के लिए सूट हुई हो वो आपको भी इक्वली सूट होगी। क्लेम किया जा रहा है मैसेजेस में, फॉरवर्डेड मैसेजेस में, कि ये जो मेडिसिन है ये आपका जो ऑक्सीजनेशन लेवल है वो सडनली बढ़ा देगी, 60 से 96 या 97 कर देगी। ऐसी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऐसा किसी भी डॉक्टर ने क्लेम नहीं किया है कि इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है और उसके बाद आपको इस मेडिसिन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आपने ध्यान ये देना है कि आप जो भी मेडिसिन लेंगे, मैं ये कहती हूँ कि हाँ, होम्योपैथी में ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने का काम करती हैं, बट इट डजंट मीन कि जो मेडिसिन आपको सूट हो रही है वो किसी और को भी इक्वली सूट होगी। इसलिए आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं अपने डॉक्टर की अंडरटेकिंग में ही लीजिए। अपने आप फैमिली फिजिशियन, अपने आप होम्योपैथिक कंसल्टेंट के टच में रह के ही आप मेडिसिन लीजिए। आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, क्योंकि जहाँ पे एक्चुअल में क्रिटिकल केस है और जहाँ एक्चुअल में ऑक्सीजन सप्लाई का नीड है, उसका ऑल्टरनेटिव कोई होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं हो सकती। साइंटिफिकली हमें बात करनी है, हमें ये नहीं कहना कि हम होम्योपैथी जो है मिरेकल ज़रूर करती है, पर इट डजंट मीन कि हर पेशेंट को वो इक्वली रिजल्ट्स दे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने समझदारी से काम लेना है। आप मेडिसिन लीजिए, लेकिन जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस है और उनमें समहाउ आपका थोड़ा डाउन जा रहा है ऑक्सीमीटर में जो आपका रीडिंग है ऑक्सीजन सैचुरेशन का, उसमें ले सकते हैं आप एस्पिडोस्पर्मा। लेकिन सब केसेस में नीड नहीं पड़ रहा है। मेरे पास कुछ पेशेंट्स के कॉल आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दे आर हेल्दी, उनको कोई कोविड रिलेटेड सिम्टम नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी वो एस्पिडोस्पर्मा टिंचर लेना चाहते हैं। देखिए, एस्पिडोस्पर्मा एक टिंचर फॉर्म में मेडिसिन है, यानी रॉ फॉर्म ऑफ द ड्रग है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। रॉ फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, इसलिए आपको बिल्कुल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको नीड नहीं है पर्टिकुलर मेडिसिन का, तो कृपया करके उसे मत लीजिए। एस्पिडोस्पर्मा उन पेशेंट्स के लिए है जो इस तरह का सिम्टम शो कर रहे होंगे। जो भी वायरल पोस्ट है, कृपया करके आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें और अपने डॉक्टर की अंडरटेकिंग में ही आप मेडिसिन लीजिए। मेडिसिन इफेक्टिव है, आप बिल्कुल उसको ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फिजिशियन के अंडरटेकिंग में लेते हैं तो उसके साथ होम्योपैथी की और भी मेडिसिन हैं जो आप साइड बाय साइड आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं, ताकि आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है सिर्फ एक पर्टिकुलर मेडिसिन है वो ही आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन कर देगी। बहुत इंपॉर्टेंटली आजकल बताया जा रहा है प्रोनिंग पोजीशन में लेटना। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन जा रहा है तो आप प्रोनिंग पोजीशन में लेटिए। आप उल्टा लेट सकते हैं, जिससे आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल ऑटोमेटिकली भी बढ़ेगा और आप
रिलैक्स रहिए। जो पैनिक सिचुएशन है ये हमें इस तरह की मेडिसिन लेने पे मजबूर कर रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिलैक्स रहिए। आप जितना रिलैक्स रहेंगे उतने अच्छे से आप अपने सिम्टम्स को डील कर पाएंगे, क्योंकि सबको ऑक्सीजन कम नहीं होगा, सबके सिम्टम्स इस तरह के नहीं आएंगे कि उनको ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ेगा। ये फैक्ट है कि आजकल हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपने समझदारी से अपना सिचुएशन को हैंडल करना है। आप पैनिक बिल्कुल मत होइए, और अगर आपको सूट करता है मेडिसिन तो आप डेफिनेटली लीजिए, लेकिन आप किसी डॉक्टर की अंडरटेकिंग में ही मेडिसिन लीजिए, ताकि आपको फर्दर आपकी कंडीशन डिटोरिएट ना हो। क्योंकि जहाँ पे अगर नीड लग रहा है कि इस मेडिसिन का ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी स्टॉक करने से उस मेडिसिन में कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपको आपकी कंडीशन वर्स हो सकती है, और जिसको नीड होगी पर्टिकुलर मेडिसिन को उसको वो मेडिसिन नहीं मिलेगी। इसलिए कृपया करके मेडिसिन को स्टॉक मत कीजिए। जिसको लग रहा है कि उसको उस पर्टिकुलर मेडिसिन का ज़रूरत है, कृपया वही डॉक्टर की अंडरटेकिंग में मेडिसिन लीजिए। और जो मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा, ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है ऑक्सीजन सप्लाई का। ऐसा नहीं है कि जो क्रिटिकल पेशेंट है उसको ऑक्सीजन का नीड है, उसको ऑक्सीजन हटा के या ऑक्सीजन का अल्टरनेटिव के तौर पे एस्पिडोस्पर्मा 20 ड्रॉप्स दिया जाए और वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसलिए आपने रिलैक्स रहना है, अपने डॉक्टर के अंडरटेकिंग में रह के आपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना है। होम्योपैथी में कई मेडिसिन हैं जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन को बढ़ाने का काम करती हैं, तो आपके फिजिशियन आपके पेशेंट की कंडीशन देख के, उसकी कंडीशन पूछ के उसके अकॉर्डिंगली कुछ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे भी बात आती है क्रिटिकल केयर की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के टच में रहें। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा है तो प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।